दाखिल करेंगे। इनके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी के ही अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं हरीश खुराना भी आज अपना नामांकन जमा करेंगे। इधर कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। सीलमपुर की बात करते हैं तो वहां से चौथी बार जुबैर अहमद भी आज अपना पर्चा भरेंगे। इनके नामांकन में पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहेंगे। बता दें 17 सीटों पर इस बार दिल्ली विधानसभा में एक ही फेज पर इलेक्शन होना है और इसके लिए अब नामांकन का दौर भी चल चुका है। आपने देखा आतिशी भारद्वाज जहां आपसे मुख्यमंत्री उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, रोड शो भी उन्होंने किया था और बीजेपी मनीष सिसोदिया उनके रोड शो में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया था। वहीं आज आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता इस बार आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे, जहां पर शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें आम आदमी पार्टी जहां जद्दोजहद में जुटी हुई है फिर से सरकार बनाने में, तो वहीं सरकार में आने के लिए बीजेपी ने कमर भी कस ली है। बताते चलें कि पिछली बार का आंकड़ा अगर विधानसभा का बात करें तो बीजेपी तो आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें लेकर आई थी। फुल फ्लैश की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, लेकिन इस बार जब आम आदमी पार्टी के में इतनी सारी अड़चनें आई हैं, इतनी उठापटक हो रही है, तो इस बार एक बड़ी चुनौती भी आम आदमी पार्टी के सामने है अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए। वहीं बीजेपी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसमें देखा आपने, पर्ची का दौर भी इसमें चला, पोस्टर वॉर्स इस बीच काफी चल रहे हैं। इस बार बीजेपी अपनी वापसी मतलब एंट्री करना चाहती है, तो वहीं इस बार गठबंधन भी नहीं है। वो जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, इस बार दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के भी तेवर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। और वहीं नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने अपने राजनीतिक सफर को लेकर बड़ा दावा किया है। परवेश वर्मा ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें 2 बार टिकट का ऑफर दिया। उनके पिता की मौत के बाद राहुल गांधी ने 2 बार उन्हें कांग्रेस का टिकट ऑफर किया, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं गए। सुनिए जरा। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मेरे को राहुल गांधी जी ने दोनों इलेक्शन में ऑफर किया कि हम आपको टिकट दे रहे, एमपी का भी दे रहे, एमएलए का भी दे रहे। अगर मेरे को खाली एमएलए एमपी बनना होता तो मैं वहां पे चला जाता, जो आज मैं नहीं गया, तो मैं वहां पे चला जाता। फिर उनकी सरकार भी बनी थी 2009 में, मैं फिर उनकी सरकार में भी शामिल होता, मगर मैंने नहीं गया। मैं बहुत ही छोटा था, 13 साल का, तब मैंने आईटीसी की शिक्षा प्राप्त करी और मेरी वो आरएसएस की ट्रेनिंग, मेरे पिताजी के संस्कार और जो उनके वैल्यूज थे, तो वो भी हमेशा यही सोचते थे कि पद वद इलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता है। और वहीं दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा नितिन गडकरी, पीयूष गोयल का नाम भी शामिल है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है। इनमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जारी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ का भी नाम शामिल है। और वहीं राहुल गांधी के एक बयान पर फिर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। राहुल के इस बयान ने ऐसा तूल पकड़ा कि सियासी गलियारों में तूफान आ गया। बीजेपी ने इसे भारत को तोड़ने वाला नैरेटिव बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी का बयान छेड़ा नया सियासी संग्राम। इंडियन स्टेट वाले बयान पर घिर गए राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा, राहुल का बयान राष्ट्रहित के खिलाफ। दिल्ली की सर्द हवाओं के बीच राहुल गांधी के एक बयान ने राजनीतिक माहौल में तपिश ला दी।
कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन होने के बाद राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो बीजेपी को अखर गया। इसलिए सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी आरएसएस ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। यही वजह थी कि बीजेपी ने मौके को लपकने में देर नहीं लगाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी को उनके बयान पर घेर लिया। कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को बढ़ावा देने का रहा है जो एक कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब था देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के भरोसे को तोड़ना। लेकिन भारत के लोग समझदार हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वे हमेशा श्री राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को नकारेंगे। राहुल गांधी ने अपने बयान में इंडियन स्टेट का जिक्र किया था, इसलिए जेपी नड्डा ने ही नहीं बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी राहुल के बयान पर जोरदार हमला किया। संविधान की शपथ लेने वाले नेता प्रतिपक्ष अब कह रहे हैं हम अब भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस और राहुल गांधी आप संविधान के प्रति अपने हाथ में क्यों लेकर चल रहे हैं? बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हुई तो कांग्रेस के बड़े नेता वीके हरिप्रसाद ने मोर्चा संभाला और बीजेपी पर पलटवार किया। कौन सा देश विरोधी के काम तो आरएसएस और बीजेपी ने रोज कर रहा है। जो मोहन भागवत जी ने कहा है संविधान के खिलाफ बोला है, वो बोला है जब राम मंदिर बना उसको तब आजादी मिली है। क्या ये देश विरोधी नहीं है? वो संविधान हमारा नहीं है करके ये लोग बोलते आ रहा है। ये भी बोला है, मोहन भागवत जी ने बोला है, गोलवलकर भी बोला है। इसके खिलाफ जो सेडिशन केस बुक करना है मोहन भागवत के खिलाफ। राहुल गांधी के बयान पर उठे राजनीतिक तूफान की कहानी यहीं तक नहीं रही, ये और भी आगे तक गई। राहुल गांधी ने अपने देश विरोधी नियत को साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट से लड़ाई कर रहे हैं। अब ये देश के सामने साबित हो चुका है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत और इंडियन स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारी संप्रभुता और अखंडता को खत्म करना चाहती है, उनके रिमोट कंट्रोल पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हुए दिखते हैं। ये भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं। ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। He shouldn't find a place in this country. The only place for him in this country is jail. जाहिर है राहुल गांधी के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान थमने वाला नहीं है। और चलिए राजधानी जयपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्मचारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सीएमओ में होने वाला है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित इसमें किया गया है। सरकार अपने आगामी बजट की रूपरेखा यहां पर तैयार करने में जुटी हुई है। विभिन्न वर्गों के साथ 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बजट पूर्व संवाद किया जाएगा। बजट को लेकर संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सुझाव भी मांगे जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा कर्मचारी वर्ग से आज 1-to-1 संवाद करेंगे। कर्मचारियों से संवाद के माध्यम से सुझावों को बजट में सम्मिलित किया जाएगा। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट भी आया है। और आज इसीलिए 1-to-1 वार्ता के लिए 16 से 22 जनवरी तक ये पूर्व बजट संवाद रखा गया है, जहां पर फीडबैक भी लिया जाए और कोई सजेशंस, कोई सुझाव अगर देना चाहता हो बजट में सम्मिलित करने के लिए तो उसको सम्मिलित भी किया जाएगा। अगर वो
जिले और राज्य के उत्थान के लिए सही होगा। तो इसीलिए और मुख्यमंत्री ने बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है कि कर्मचारी और राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भी है। तो इसीलिए आज का ये जो सीएमओ में पूर्व बजट संवाद रहने वाला है बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि महीने के आखिरी में बजट सत्र शुरू हो जाएगा और उसके पहले बजट को लेकर सरकार काफी ज्यादा गंभीर भी नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से ही बता रहे हैं। नरेश मीणा की जमानत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में सूचीबद्ध तरीके से ये मामला है। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा पैरवी करेंगे और यही कोशिश रहेगी फतेहराम मीणा की कि आज नरेश मीणा की जमानत पर उनके हक में फैसला आए। 13 तारीख को हालांकि राजस्थान मतलब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन फिर से तारीख पड़ गई थी। आज फिर से सुनवाई होनी है। बताते चले कि 13 तारीख को जब उपचुनाव हुआ था तो उस दरमियान टोंक में ग्रामीणों के साथ नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे और वो उस प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब धरने पे बैठे हुए थे ग्रामीणों के साथ। और उस दरमियान उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया था। उनके समर्थक खूब तोड़फोड़ की, आगजनी की और उसके बाद नरेश मीणा उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया। समर्थकों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन नरेश मीणा अभी भी अपनी जमानत के लिए इंतजार कर रहे हैं। का पोस्टमार्टम हो पाएगा, क्योंकि टोडा भीम हॉस्पिटल की मोर्चरी में ये शव रखे हुए हैं। उनके परिजनों का इंतजार था। देर शाम परिजन टोडा भीम पहुंच चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि आज पोस्टमार्टम उन चारों शवों का होगा। इससे पहले मृतक के भाई मुकेश कुमार ने पुलिस को एफआईआर सौंपी है और एफआईआर में उनके भाई के द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है। अब टोडा भीम पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताते चलें कि पूरा परिवार बालाजी के दर्शन के लिए आया था। ये भी खबर आई थी कि ये पूरा परिवार अधिकतर बालाजी के दर्शन करने के लिए आता था। सीसीटीवी फुटेज आपको दूसरी तस्वीर में दिख रही है, जो ऊपर की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि पूरी सीसीटीवी फुटेज हंसते खेलते परिवार पहले दिखाई पड़ा। वो मेहदितपुर बालाजी से मंदिर के दर्शन करने के लिए आता है शाम को 5 बजे। उसके बाद फैमिली का एक मेंबर उस कॉरिडोर में टहलता हुआ नजर आता है और उसके 1-1.5 घंटे के बाद लगभग शाम के 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि कमरा नंबर 119 में चारों के शव मिले हैं। कमरा नंबर 119 में दफन संदिग्ध मौत का राज। मौके के क्राइम सीन से ऐसा कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं लग रहा है, तो प्राइमा फेशिया चांसेस लग रहा है कि कुड बी सुसाइड। आखिर कमरे में कैसी हुई 4 लोगों की मौत? फैमिली मेंबर्स हैं, माता पिता और बेटा बेटी, ये चारों लोग अचेत अवस्था में, मृत अवस्था में हमें मिले हैं। हत्या या आत्महत्या, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के राधा कृष्ण आश्रम धर्मशाला का ये वही कमरा नंबर 119 है, जिसमें देहरादून के रायपुर से दर्शन के लिए आए 4 लोगों के शव मंगलवार शाम बरामद हुए। संदिग्ध मौत का खुलासा उस वक्त हुआ जब धर्मशाला का एक सफाई कर्मी कमरा साफ करने पहुंचा। जानकारी की माने तो दरवाजा खटखटाने पर कमरा खुला हुआ मिला और अंदर का जो मंजर था वो खौफनाक था। 2 शव बेड के ऊपर थे, जबकि 2 शव फर्श पर पड़े थे। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद बालाजी चौकी और टोडा भीम थाना इंचार्ज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इनका पता लगा लिया है, ये रायपुर थाना क्षेत्र है देहरादून में, वहाँ के रहने वाले हैं। परिजनों को रात में कल ही सूचना दे दी थी और वो वहाँ से रवाना हो गए थे। अभी परिजन पहुँचने में देरी हो रही है क्योंकि फॉग हो रहा है। बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद में क्या स्थितियाँ रही हैं, मृत्यु के कारण क्या रहे हैं, वो तभी पता चलता है। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ 12 जनवरी को बालाजी आए थे। बेटे नितिन की आईडी पर ही उन्होंने धर्मशाला का कमरा लिया था। मंगलवार दोपहर बाद उन्हें कमरा खाली भी करना था, लेकिन जब कोई हलचल नहीं हुई तो धर्मशाला का कर्मचारी कमरे में सफाई के लिए पहुंचा। इस बीच धर्मशाला के 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिसमें से एक में पूरा परिवार दर्शन के लिए जाता हुआ नजर आ रहा, जबकि दूसरे फुटेज में बेटा नितिन मंगलवार शाम 5 बजे लॉबी में टहलते हुए दिखाई पड़ रहा। ये क्या सफाई करने के लिए देखने सफाई करने आए थे?
रिकमेंड के गए नहीं, आज रिक्वेस्ट निकालने का समय था जब देखा था इनको। पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही। एफएसएल टीम ने कमरे से सबूत इकट्ठा कर लिए। हालांकि पहली नजर में पुलिस इसे सामूहिक आत्महत्या मानकर चल रही है। सच्चाई क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। हालांकि इस बीच एक और तथ्य सामने आया है कि ये परिवार पहले भी मेहंदीपुर बालाजी आता रहा है। अब इन सब के बीच कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन यहाँ देहरादून से आकर सभी ने आत्महत्या क्यों की? परिवार के सामने आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? आखिर कौन से संकट से गुजर रहा था परिवार? वो भी तब जब मंगलवार दोपहर तक परिवार के सभी लोग एक साथ खुश नजर आ रहे थे। मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। प्राथमिक जो दृष्टिकोण है उस आधार पर सामूहिक आत्महत्या का मामला माने जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तार रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर ये 4 मौत कैसे हुई है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, मेहंदीपुर बालाजी। और चलिए आपको मुंबई से बड़ी खबर इस बीच बता रहे हैं। एक्टर सैफ अली खान पर हमले का ये पूरा मामला है। हमले के बाद सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रात 2:30 बजे सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है और उसके बाद उन्हें फौरन लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमले की ये पूरी खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से इस वक्त की। एक्टर सैफ अली खान पर ये हमले की खबर है, जहां 2:30 बजे बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया। उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर आपको मुंबई से इस वक्त की बता रहे हैं। एक्टर सैफ अली खान पर हमले का ये पूरा मसला, जहां पर रात के 2:30 बजे सैफ अली खान पर चाकू से हमले की ये पूरी खबर है और उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ है। लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये बताया जा रहा है कि जो बॉलीवुड एक्टर हैं सैफ अली खान और करीना कपूर के बांद्रा वाले घर में चोरी हुई है, ये भी बताया जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने कि इस घटना के दौरान एक चोर ने सैफ पर हमला कर दिया, जिस वजह से एक्टर घायल हो गए हैं। लगभग रात के करीब 2:30 बजे चोरी की बड़ी घटना हुई है और एक्ट्रेस करीना कपूर और एक्टर सैफ अली खान के बांद्रा वेस्ट वाले घर में करीब रात के 2:30 बजे यहां पर 2:30 बजे मतलब कि बड़ी घटना हुई और चोरी के दौरान सैफ अली खान पर चाकू से हमला भी किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मामूली रूप से वो घायल हुए हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्हें पहले चाकू से मारा गया है या चोर के साथ झड़प में वो घायल हुए हैं। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें भी बना दी गई हैं। करीना कपूर और उनके बच्चे फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। परिवार ने फिलहाल इस घटना पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस जल्द ही मामले पर डिटेल जानकारी साझा कर सकती है और घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच यहां पर की जा रही है। जिस समय यह वारदात हुई है उस समय एक्टर अपनी पत्नी करीना और परिवार के साथ सदस्यों के साथ घर में सो रहे थे। पुलिस के अनुसार चोर ने घर के अंदर घुसकर सैफ अली खान को चाकू मार दिया। जब घर के सदस्य जाग गए तो चोर मौके से फरार हो गया और पुलिस अब उनकी तलाशी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि चाकू से हमला, या तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जब चोर चोरी करने के लिए आए थे उनके घर पे तो चोर को देखकर उनसे झड़प में वो घायल हुए हैं। हालांकि मामूली चोट ही आई है और या चोर उनके ऊपर हमला किया, उसके बाद चोरी की वारदात करने के लिए गया, या चोर चोरी करते हुए जा रहे थे, जब उनको पकड़ लिया गया, सैफ अली खान ने देख लिया होगा, तब उनके ऊपर हमला किया है। फिलहाल जितने आसपास सीसीटीवी फुटेज है घर में और आसपास भी, उन सब सीसीटीवी फुटेज को तलाशा जा रहा है। लेकिन करंट अपडेट ये है इस पे कि लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को एडमिट करा दिया गया है। उनके बांद्रा वेस्ट वाले घर में चोरी की वारदात से कुछ चोर अंदर घुसे थे और उस दरमियान सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला किया। हालांकि इस पूरे घटना पर, इस पूरे मामले पर अभी आधिकारिक बयान परिवार की तरफ से नहीं आया है। यह भी बताया जा रहा है कि सैफ अली खान को मामूली चोटें आई हैं। लीलावती अस्पताल में वो एडमिट है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस दोनों ही इस मामले में अब
कार्रवाई कर रही हैं। ये भी खबर आई है कि कई सारी टीमें पुलिस की बना दी गई हैं और अलग अलग एंगल से अब जांच की जाएगी। हालांकि इस वक्त की मुंबई की बॉलीवुड अगर हम सेक्टर से बात करें तो सबसे बड़ी खबर यही है कि एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है।